नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद हम फिर से अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ तकनीकी बाधाएं थी जो यूट्यूब के द्वारा ही बनाई गई थी, जिसके कारण से हम कार्यक्रम नहीं कर पा रहे थे। हमें उम्मीद है कि हम नियमित रूप से अपने कार्यक्रम अब आप तक पहुंचा पाएंगे। अभय सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय जो हाल फिलहाल में राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसके आसपास रहेगा। हम उस पर एक बातचीत करेंगे, अभय जी से एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। अभय सर, जो G7 की का एक जो समिट होता है, जो इस साल समिट जो हो रहा है वो कल यानी कि 15 जून से शुरू हो रहा है। उसमें शुरुआती दौर में ये आया कि भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण नहीं आया है और सोशल मीडिया पर ये देखने को मिला कि जो भाजपा समर्थक लोग हैं वो एक तरीके से G7 को ही की ही आलोचना उन्होंने शुरू कर दी। फिर निमंत्रण मिला और एक उत्साह का माहौल भी बना। प्रधानमंत्री को उसमें निमंत्रण मिलने या ना मिलने से भारत की स्थिति पर आप किस प्रकार का प्रभाव देखते हैं? क्या G7 का निमंत्रण मिल जाने से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत की स्थिति काफी मजबूत हो गई है, हम ऐसा कह सकते हैं? देखिए, G7 का निमंत्रण पिछले कई साल से प्रधानमंत्री को मिल रहा था। प्रधानमंत्री वहां जा रहे थे और चूंकि भारत G7 का खुद सदस्य नहीं है, इसलिए वहां प्रधानमंत्री को अपना आधिकारिक वक्तव्य देने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन वो वहां पर रहते हैं और G7 के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, उनके साथ चर्चाएं करते हैं और प्रधानमंत्री की तरह ही जो दूसरे देशों के जो नेता बुलाए जाते हैं, जो सदस्य नहीं हैं लेकिन उन्हें प्रेक्षक के तौर पर या मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है, उनके साथ भी अन्योन्य क्रिया करने का मौका मिलता है। तो इस लिहाज से G7 में शामिल होना एक अच्छी बात है और भारत को निमंत्रण मिलना इस बात का सबूत है कि भारत एक बाजार के रूप में और दक्षिण एशिया में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अपना महत्व स्थापित कर रहा है। ये इसका प्रमाण है। लेकिन जो हालिया स्थितियां हैं, जो आज की स्थितियां हैं, वो स्थितियां पिछले साल जब नरेंद्र मोदी G7 के कार्यक्रम पिछली बार जब नरेंद्र मोदी G7 में गए थे, उससे बहुत भिन्न हो चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो 4 दिन की पाकिस्तान के साथ एक फौजी झड़प हुई, जबरदस्त फौजी झड़प हुई, जिसमें भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा था, पाकिस्तान का भी बहुत कुछ दांव पर लगा था। उसके बाद से विदेश नीति के धरातल पर स्थितियां बहुत तेजी के साथ बदली हैं और इतनी बदली हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले की स्थिति और आज की स्थिति में मोहर कौड़ी का अंतर हो गया है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर से पहले हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान अचानक अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो सभी यूरोप द्वारा, अमेरिका द्वारा, चीन द्वारा, रूस द्वारा इतना अहम राष्ट्र माना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके तुरंत बाद क्या स्थिति थी? उसके तुरंत बाद ये स्थिति थी कि रूस भारत का समर्थक माना जाता था, उसने भारत का कभी खुलकर विरोध नहीं किया। चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ था और अमेरिका ना भारत के साथ था ना पाकिस्तान के साथ था और अमेरिका कह रहा था कि वो दोनों के साथ उसके संबंध है। मतलब ट्रंप के बयानों से तो बिल्कुल स्पष्ट था, ये दोनों के साथ उसके संबंध है। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि रूस अभी भी भारत के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के एक आर्थिक मददगार के तौर पर सामने आ गया है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़े स्टील प्लांट जो कि बंद पड़ा हुआ था, उसको वो अरबों डॉलर की रूस मदद दे रहा है। इससे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ा रही है, बहुत बुरी हालत में है, उसको भारी मदद प्राप्त होगी। और ये कुछ इस तरह का आर्थिक समझौता है जो कभी भी फौजी और दूसरे किस्म के समझौतों में विकसित हो सकता है, ऐसी बहुत सारे विद्वानों की राय है। उसके बाद चीन तो खुलकर पाकिस्तान के साथ है ही, पहले भी था, आज भी है, और वो संयुक्त राष्ट्र में हर कदम पर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और जो अमेरिका जो था, जो दोनों को, भारत और पाकिस्तान दोनों को अपना दोस्त बना रहा था, जिससे खतरा मौजूद था कि वो भारत पाकिस्तान को हाइफनेटेड कर रहा है, यानी भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पे तौल रहा है,
अब ऐसा देखने में लगता है कि वो पाकिस्तान को भारत के मुकाबले ज्यादा मदद, ज्यादा महत्व दे रहा है, ज्यादा अहमियत दे रहा है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान का असली शासक कौन है। पाकिस्तान के असली शासक हैं वहां के थल सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनको वहां पुरस्कार स्वरूप फील्ड मार्शल बना दिया गया है, कुछ इस अंदाज में जैसे कि पाकिस्तान ने घोषणा कर दी हो उसके जरिए कि उसकी इस युद्ध में जीत हो गई है, इस फौजी झड़प में जीत हो गई है। तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका की सेंट्रल कमांड के जो मुखिया हैं जनरल कुरिल्ला, उन्होंने अमेरिका में मेहमान की तरह निमंत्रित किया है, और साथ में यह भी कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली प्रमुख शक्ति है। इस रूप में पाकिस्तान को उन्होंने चिन्हित किया, इस रूप में पाकिस्तान की शिनाख्त की है। अब यह बिल्कुल भारत का जो दृष्टिकोण है और भारत का जो आग्रह है उसके बिल्कुल विपरीत है। ये मतलब भारतीय विदेश नीति को इससे काफी चौंक जाना चाहिए, और मेरा मानना है इस वक्त भारतीय विदेश नीति किसी तरीके से तैयारी कर रही है कि इस झटके से वो कैसे उभरे। अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि इसी बीच में एक और घटना हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य से संबंधित एक अदालत में अमेरिका के वाणिज्य मंत्री एक हलफनामा दाखिल करते हैं। उस हलफनामे में साफ तौर पर लिखा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप करके और टैरिफ का एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम कराया। अब इस बात का विदेश मंत्रालय ट्रंप का नाम लिए बिना और अमेरिका का नाम लिए बिना खंडन कर चुका है, लेकिन उन्होंने इसको अब रिकॉर्ड पे ला दिया। अब केवल बयान की बात नहीं रह गई है, शपथ पत्र उन्होंने दे दिया है अदालत में, अंतरराष्ट्रीय अदालत। अब वो उससे पीछे नहीं आ सकते। अच्छा, अब इस घटनाक्रम के आलोक में G7 हो रहा है। अब प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, प्रधानमंत्री वहां अग्रिम पंक्ति में मेहमानों की और प्रेक्षकों के लिए जगह नियत होगी, उसमें भारत को बड़ी सम्मानजनक जगह मिलती रही है, इस बार भी मिलेगी। वहां प्रधानमंत्री बैठे होंगे और वहां पर ट्रंप फिर से इस बात का दावा कर सकते हैं, क्योंकि अब तो उन्होंने वो चीज रिकॉर्ड पे आ गई है। ट्रंप इस बात का जरूर दावा करेंगे वहां पर, मुझे तो पक्का यकीन है कि ट्रंप इस बात का दावा करेंगे, और उन्हें भारत की संवेदनशीलताओं की कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो वहां पे आसिम मुनीर को निमंत्रण न दिया जाता। अगर परवाह होती तो ट्रंप अपने मुंह से कम 7-8 बार इस बात का दावा नहीं करते कि उन्होंने संघर्ष विराम कराया है। एक आध बार कह दिया था, उसके बाद में फिर वो खामोश हो जाते या दूसरे तरीके की बात, दूसरी तरह की भाषा का इस्तेमाल होने लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बार बार इस बात को कहते रहे, भारत को दिक्कत में डालते रहे। भारतीय विदेश नीति के लिए उनका जवाब देना मुश्किल हो गया। मोदी जी चुप्पी लगाए बैठे रहे, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, और अब परिणाम ये निकला कि अब मोदी जी बैठे होंगे सामने। इस बात का पूरा अंदेशा है कि ट्रंप उनके मुंह पे ये कहेंगे कि हमने ऐसा ऐसा किया है, हमने टैरिफ का सहारा लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया है। दो न्यूक्लियर ताकतें, दो एटमी ताकतें अगर आपस में लड़ रही थी, अगर ये संघर्ष भड़कता तो लाखों करोड़ों लोगों की बलि हो सकती थी। तो हमने बहुत बड़ा, हम शांति के दूत की तरह हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये ट्रंप दावा कर सकते हैं, और ट्रंप जैसे ही दावा करेंगे G7 के सभी देश उनके इस दावे का समर्थन करेंगे। दो मुख्य देश चीन और रूस दोनों तो बिल्कुल सहमत हैं इस बात से, ट्रंप की बात से। वो तो मानते ही हैं कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उनकी तरफ से इस तरह के बयान भी आ गए हैं। तो अब आप सोचिए मोदी जी किस खतरे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने, ठीक है, कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने उन्हें देर से न्योता दिया, जिससे भारत में काफी बहस मुबाहिसा शुरू हुआ, बेचैनियां शुरू हुई, लेकिन जैसे ही उनके पास फोन आया, मोदी ने तत्परता से उसको निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। एक तरह से उस निमंत्रण को स्वीकार करके मोदी जी ने एक खतरे को निमंत्रित कर दिया है। आप सोचिए कि वहां पर जब ट्रंप ये कहेंगे तो मोदी जी के पास उनका जवाब देने के लिए वहां कोई मौका नहीं, उनको भाषण देने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सम्मेलन के सदस्य के तौर पर नहीं जा रहे हैं, वो तो एक प्रेक्षक है। फिर भारत के विदेश मंत्री साइड लाइंस पे जो बातचीत होगी उसमें कुछ खंडन करना पड़ेगा, विदेश मंत्रालय फिर से क्या खंडन करेगा। एक तरह से विदेश मंत्रालय के पूरी दावेदारी का ही खंडन हो जाएगा, और एक ऐसा खंडन होगा जिससे बचना मुश्किल होगा। वो G7 के मंच पर बात कही जाएगी। मैं ये चाहता हूं कि ऐसी घटना ना हो वहां पर,
लेकिन ये हो सकता है वहां पर। तो ये प्रधानमंत्री एक वहां G7 पे भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री भारत की प्रतिष्ठा इस बात से संकट में पड़ सकती है। एक जो आपने कहा कि बहुत सारे जो देश हैं, वो अब पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया अपना रहे हैं। क्या इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत कभी भी मजबूती से ये तथ्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबूत के रूप में नहीं रख पाया कि जो आतंकी आए थे, जिन्होंने लोगों की हत्या की पहलगाम में, वो पाकिस्तानी थे और उन्हें पकड़ भी नहीं हम पाए? तो क्या ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लगा कि भारत एक अंदाजे के आधार पर ही पाकिस्तान पर उसने कार्रवाई कर दी? इसके भाई कारण से पाकिस्तान के जब प्रति हमें जब रवैया। बैसरण घाटी का रक्तपात हुआ, उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जांच शुरू कर दी और उस जांच को टीवी पर एक धारावाहिक, एक सनसनीखेज मनोहर कहानियां टाइप धारावाहिक के रूप में दिखाना शुरू किया गया। उसमें भारत की तरफ से यह दावा किया गया कि भारत ने उन चारों आतंकवादियों के डिजिटल फुटप्रिंट पकड़ लिए हैं और वो उसने पता लगा लिया है कि इनके हैंडलर वहां पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में कहां बैठे हुए थे। उसके बाद में उनकी तस्वीरें, उनके जो स्केचेस थे, उनके रेखा चित्र जो थे, वो भी टीवी पे दिखाए गए। उन आतंकवादियों का इतिहास भी बताया गया कि वो पाकिस्तानी सेना के कहाँ सदस्य हैं, कहाँ उन्हें ट्रेनिंग मिली है, पहले क्या क्या वो आतंकवादी गतिविधियां करते रहे हैं, ये सब भी बताया गया। मतलब ऐसा लगा कि अब वो समय दूर नहीं है जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या इनमें से सारे नहीं, कम से कम एक आध तो पकड़ में आ ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ उसका। भाई ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी तरह की राजनीति शुरू हो गई। और जब विपक्ष मांग करता है सरकार से कि भाई उन चारों आतंकवादियों के बारे में बताइए, तो विदेश मंत्री केवल इतना, और जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वालों ने विदेश मंत्री से बातचीत की, विदेश मंत्री ने जवाब में ही कह दिया, हमने उनकी शिनाख्त कर ली है। भाई आपने उनकी शिनाख्त कर ली है, लेकिन आपने फिर किया क्या उसका? क्या वो पाकिस्तान, बताइए, देश की जनता को जानकारी दीजिए, क्या वो पाकिस्तान भाग गए दोबारा? फिर तो बड़ी अजीब बात है। वो पाकिस्तान से आए, उन्होंने एक भयंकर किस्म का, भीषण किस्म का निंदनीय रक्तपात किया और उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विद इंप्यूनिटी। बिना कोई जोखिम उठाए हुए वो आए, बिना कोई जोखिम उठाए हुए वो पाकिस्तान वापस चले गए, सीमा पार करके। तो अब ये नजारा सामने आता है। भारत ने जो दावा किया था कि उसके पास ऐसे ऐसे प्रमाण हैं, मतलब जो है, उन प्रमाणों को भी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने नहीं रखा गया। पाकिस्तान बराबर कहता रहा कि भाई आप प्रमाण दीजिए अगर हमारा इसके बारे में, वो कोई प्रमाण वगैरह भी नहीं दिया गया। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति ये स्थिति जो है भारत के पक्ष को कमजोर कर देती है। भारत में यहाँ टीवी पर प्रोपेगेंडा करने के लिए आप कितनी भी बड़ी पाकिस्तान विरोधी लफाजी कर लीजिए, लेकिन अंततः विदेश नीति के धरातल के ऊपर ऐसा साफ दिखाई पड़ता है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद नैरेटिव को कंट्रोल करने में ज्यादा सफलता प्राप्त की है। और इस बात का विश्लेषण भारत के जो विदेश नीति के कई जो प्रमुख हस्तियां हैं, ऐसे निरुपमा राव हैं, वो भारत की विदेश सचिव रह चुकी हैं, उन्होंने सिलसिलेवार ये दिखाया है कि किस तरीके से पाकिस्तान नैरेटिव को ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, भारत उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है नैरेटिव को। ठीक है, पाकिस्तान की आलोचना, निंदा, उसको गरियाना, या उसको उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, उसकी फौज बेकार है, उसके नेता भ्रष्ट हैं, ये सब बातें बताना ये ठीक बात है, ये करना चाहिए, और ये बातें सही भी हैं बहुत हद तक। एक बार अभी अखबार में आया था कि पाकिस्तान के कौन कौन से सेना अध्यक्ष के पास विदेशों में कितनी कितनी संपत्तियां हैं। वो वास्तव में आंखें खोल देने वाली बात थी। पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष रह चुके हैं बाजवा, वो कितनी करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए की संपत्तियां हैं, विदेशों में व्यापार कर रहे हैं, और न जाने क्या क्या सब। सीधा लगता है कि ये सब लोग पाकिस्तान के जो सिपहसालार लोग हैं, ये किस तरह से पूरे देश को लूट रहे हैं और खा रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की समस्या है, हम लोग इस समस्या से संतोष नहीं कर सकते। सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर राष्ट्रों की बिरादरियों के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बीच में हम भारतीय पक्ष को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? ऐसा क्यों है कि इस वक्त दक्षिण एशिया में और एशिया प्रशांत क्षेत्र में जितने भी देश हैं, उनमें से ज्यादातर देश जो हैं वो चीन के प्रभाव में हैं, वो भारत के प्रभाव में नहीं है। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, आप श्रीलंका का नाम ले लीजिए, आप बर्मा का नाम ले लीजिए, आप बांग्लादेश का नाम ले लीजिए,
आप पाकिस्तान का नाम ले लीजिए, कोई किसी का भी नाम, नेपाल का नाम ले लीजिए, किसी का भी नाम ले लीजिए, वो सारे के सारे देश जो हैं वो चीन के प्रभाव में है, भारत के प्रभाव में कोई नहीं है। अब नेपाल तो हिंदुओं का देश है, भारत भी हिंदू बहुसंख्यकों का देश है। ये भी चीज कोई नेपाल और भारत को नहीं रोकती है। नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं मुखर हैं, और भारतीय विदेश नीति के पास में, भारतीय नेताओं के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उन भावनाओं का शमन किया जा सके और नेपाल और भारत दोस्त हो सके। तो ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ऐसा लगता है कि भारत की विदेश नीति नरेंद्र मोदी की फोटो अपॉर्चुनिटीज में सिमट कर रह गई है। मोदी हर जगह जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं से साथ गलवैयां डालते हैं, मेल मुलाकात करते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, और उनके नाम पर उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रोजेक्ट की जाती है प्रचार के जरिए। लेकिन इससे भारत की विदेश नीति की कोई डॉक्ट्रिन है, कोई सिद्धांत तो धरातल है जिसके आधार पर वो चल रही है विदेश नीति, ऐसा स्पष्ट नहीं होता। और इस बीच में भारत के विदेश मंत्री की का जो अपना आचरण है वो भी काफी सवालों के घेरे में रहा है। जिस तरह के उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, अब उन वक्तव्य पुराने हो चुके हैं, लेकिन उन वक्तव्यों को दोहराया जा सकता है कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को सूचना दी और विपक्ष ने इस मसले को उठाया। आज तक कभी भी उस बात का ठीक से निराकरण नहीं हो पाया है। हमारे देश में से सांसदों का बहुत सारा प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में गया, उन्होंने वहां पर भारत का पक्ष रखने की कोशिश की। देश की राजनीति में भी इसे लेकर काफी उथल पुथल रहा। कुछ लोगों ने ये कहा कि इससे मोदी के प्रति आकर्षण दिखता है इन नेताओं का, खासतौर पर शशि थरूर के बारे में बात कही। मेरा आपसे सवाल ये है कि इन प्रतिनिधि मंडलों के प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं? क्या ये भारत के पक्ष को बहुत ही विश्वसनीय तरीके से रख पाए? नहीं, देखिए, ये तो मैं इस प्रकार के आयोजनों का समर्थक हूं। मैं ये मानता हूं कि एक ऐसे मसले के ऊपर एक राष्ट्रीय सहमति दिखनी चाहिए। राष्ट्रीय सहमति दिखने के कई तरीके होते हैं। एक, आप सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, उसमें भी राष्ट्रीय सहमति दिखी, विपक्ष ने कहा हम पूरी तरह सरकार के साथ खड़े हुए हैं। विपक्ष ने आलोचना तब करनी शुरू की जब सरकार और उसके बीच में जो सेना मौजूद थी, जब सेना हट गई, यानी संघर्ष विराम हो गया, उसके बाद विपक्ष ने आलोचना शुरू की और सवाल उठाना शुरू किए। जो जिस तरह प्रतिनिधि मंडल बने उसमें विवाद था, लेकिन अभी मैं उस विवादों पर नहीं जा रहा हूं कि वो कैसे कांग्रेस के सांसद कैसे चुने गए। लेकिन अंततः प्रतिनिधि मंडल बनाकर उसमें कई प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व जो है वो विपक्ष के सांसदों के हाथ में था। विपक्ष के सांसद जब विदेश गए और कई देशों में जाकर उन्होंने अपनी बात रखी, तो उसका निश्चित रूप से भारत की छवि को लाभ हुआ होगा। ये माना गया होगा कि भारत इस मामले पर भारत में जबरदस्त एकता है। लेकिन मुझे नहीं दिखा कि बहुत अच्छा कोई योजना बनाई गई हो, और उस योजना के तहत ये लोग गए हैं, वहां के राष्ट्राध्यक्षों से इनकी मुलाकातें तय की गई हों, और उन मुलाकातों के आधार पर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की गई हों वहां पर, जिससे भारत की बात अच्छी मजबूती से पहुंच सके। तो उन लोगों ने वहां पर अपनी गतिविधियां की, लेकिन वो गतिविधियां मुझे लगता है कुछ बिखरी हुई सी रहीं। जितना लाभ मिलना चाहिए था उतना लाभ नहीं मिल पाया। कुल मिलाकर हम ये कहें कि जो मोदी सरकार की विदेश नीति है वो एक तरीके से दुविधा का शिकार है, और खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये चीज़ नजर आई। और ऑपरेशन सिंदूर जैसी जो सैन्य कार्रवाइयां हैं उसका देश के भीतर की राजनीति में अपना इस्तेमाल करने की जो नरेंद्र मोदी की चाह है, उसने भी एक तरीके से जो आप बात कर रहे थे राष्ट्रीय मतैक्य की, उसको थोड़ी चोट पहुंचाई है। देखिए, जब आप हर चीज का राजनीतिक दोहन करने की कोशिश करेंगे, जैसे ही ऑपरेशन नरेंद्र मोदी का वो एक कटआउट आ गया, इसमें वो फाइटर जेट के पायलट की पोशाक में है। अच्छा, फिर चूंकि कई फिर झटके लगे भारत सरकार को, और खासतौर से ट्रंप ने बहुत जबरदस्त किस्म के झटके दिए, और मोदी जी ट्रंप की आंखों में आंखें नहीं कह पाए, चुप्पी साध गए। तो उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के दावे का राजनीतिक लाभ उठाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होता चला गया। लेकिन कोशिश शुरू में की गई। हमारी नजरों में पिघला हुआ सिंदूर बह रहा है,
पाकिस्तानी या तो अपनी शांति से अपनी रोटी खाएं या मोदी की गोली खाएं, इस प्रकार की सस्ती छिछली तीसरे दर्जे की फिल्मों की डायलॉगबाजी जो है वो मोदी जी ने की। अच्छा, इस फिर ये भी समझ में आ गया जल्दी कि ये बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है मामला, ये क्लिक नहीं हो रहा है, इससे कुछ बात बन नहीं रही है, इसलिए फिर धीरे धीरे करके ये दोहराव नहीं हुआ, ये दोहराई नहीं गई बात। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने जनाधार में, यानी जो लोग मोदी के प्रशंसक हैं, भाजपा के प्रशंसक हैं और विपक्ष से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा ऊंची जातियों का जनाधार जो है भारतीय जनता पार्टी का, जो अपने आप को गर्व से हिंदू भी कहता है, उसके मन में भी ये बात है कि भाई यहां पर संघर्ष विराम इस मुकाम पर क्यों किया गया। और ट्रंप ने संघर्ष विराम की घोषणा पहले कैसे कर दी, बाद में 8 बार ट्रंप ने फिर वही बात क्यों दोहराई, आप ट्रंप को मुंह तोड़ उत्तर क्यों नहीं दे पाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी सब बातें आप छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं फौज के जितने भी दावे हैं मैं सब पे विश्वास करने के लिए तैयार हूं, भारत सरकार के इतने दावे हैं मैं सब पे विश्वास करने के लिए तैयार हूं, विदेश मंत्रालय जो कह रहा है मैं हर एक पे यकीन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं मिलता है इससे। और ये सवाल भाजपा के और मोदी जी के विरोधियों के मन में नहीं है केवल, भाई वो तो कुछ भी करते हैं, भाजपा के विरोधी और मोदी जी के विरोधी कुछ ना कुछ उसमें मीन मेख निकालते ही, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक आधार है उसके मन में ये सवाल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाजपा के खिलाफ हो गया है या वो तय कर लिया उसने कि भाजपा के खिलाफ वोट देंगे, ये नौबत तो बहुत बाद में आएगी, लेकिन इस तरह की चीजें जब मन में एक बार आ जाती हैं तो वो बहुत आसानी के साथ नहीं जाती। एक सवाल जिसका जवाब ना मिला हो आपके मन को बेचैन करता रहता है, भले ही उसके आधार पर आप अपने निर्णय को ना बदलें, लेकिन इस तरह के सवाल जब जमा हो जाते हैं तब फिर वो एंटी इनकम्बेंसी का निर्माण करते हैं। बहुत सारे पत्रकार या विश्लेषक हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में भी खूब लाभ उठा सकती है और उसको एक तरीके से बढ़त हासिल हो जाएगी विपक्ष पर। आप इस तरह के विश्लेषण से कितना सहमत हैं? देखिए, अब अभी तक तो जो ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ उठाने की जो कोशिशें नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने की, तो वो क्षणभंगुर साबित हुई। कोशिश हुई, उसके बाद कोशिश थम गई दिखती है, उसमें कोई निरंतरता नहीं दिखाई पड़ रही है अभी तक। और बिहार की राजनीति वैसे भी उसकी जो चालक शक्ति है वो सामाजिक अधिक है, यानी जो सामाजिक समुदाय हैं, जातियां हैं, उनके आपसी गठजोड़ वो सब अधिक हैं। इस वक्त तो बिहार की राजनीति में ये दिख रहा है कि भाई चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि वो हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे और खुद भी एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं इसके लिए, लेकिन ना तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही वो एनडीए छोड़ रहे हैं, ना सांसद ही छोड़ रहे हैं। भले ही सांसद मतलब तो वो क्या केंद्रीय मंत्री बने रहकर और सांसद बने रहकर और एनडीए का सदस्य बने रहकर बिहार की सभी सीटों पे अपनी पार्टी को लड़ाएंगे और खुद भी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे? क्या ये सीन होगा, ये नजारा होगा? फिर बिहार के चुनाव में ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच में समझौता हो जाए। ये सब अटकलबाजियां हैं। मतलब दूसरे एक नई ताकत के रूप में प्रशांत किशोर वहां उभर रहे हैं। आप किसी भी जिले में चले जाइए बिहार के, आपको वहां प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता मिल जाएंगे राजनीतिक गतिविधियां करते हुए, हस्तक्षेप करते हुए। वो एक योजना के तहत काम करते हुए दिखते हैं और उनकी योजना एक बिल्कुल मशीनी दक्षता की तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्हें कितनी सफलता मिलेगी, क्या सफलता मिलेगी तो नहीं कह सकता, उनकी मुट्ठी अभी बंद है, खुलेगी तब पता चलेगा उस मुट्ठी से क्या निकलता है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि उन्होंने काफी मेहनत करके सारे बिहार में अपनी उपस्थिति बनाई है। वो बिहार के केवल एक हिस्से की पार्टी नहीं रह गई है। दूसरे, उन्होंने वो एक जाति की पार्टी के तौर पर भी नहीं उभरना चाहते हैं। उन्होंने हर जाति और समुदाय में से राजनीतिक तत्वों को जोड़कर अपने साथ मंच पर पेश किया है और वो निरंतर सक्रिय हैं।
उनकी सक्रियता की आलोचना की जा सकती है, उनकी सक्रियता की समीक्षा की जा सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन उनकी उपस्थिति है और वो राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो चुनाव पर निश्चित रूप से उनकी मौजूदगी का बहुत असर होगा। वो असर किसको नुकसान पहुंचाएगा, किसको फायदा पहुंचाएगा, कोई अभी नहीं कह सकता। अभी ये बहुत दूर दूर की है। तो बिहार के चुनाव में अभी तक जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, वो चर्चाएं तो इन घटनाओं के इर्द गिर्द हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर का उसमें क्या क्या भूमिका रहेगी इस सब में, ये एक अलग बात है। ये जब चुनाव प्रचार शुरू होगा, उस वक्त क्या एनडीए के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और हमने घुसकर मारा इस प्रकार की बात लेकर मतदाताओं के पास क्या जाएंगे? अगर जाएंगे तब बिहार का चुनाव इस बात का प्रमाण होगा कि उससे देखा जाएगा कि भाई उनको उससे उनकी वोटों में बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है। दूसरे जो एनडीए की सरकार है वो बहुत मुद्दतों से बिहार में है। बीच की छोटी छोटी अवधियों को छोड़ के बाकी समय तो एनडीए की सरकार ही रहती है और एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री रहता है, नीतीश कुमार। तो ये तो हो नहीं सकता कि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति भी पिछले दिनों बहुत खराब हुई है। यहां तक कि जिस जंगल राज का आरोप लालू यादव पर लगाया जाता है, वही आरोप, वैसा मिलता जुलता आरोप जो है वो नीतीश कुमार की हुकूमत पर लगाया जाने लगा है। नीतीश कुमार ने उसके जवाब में कहा है कि जंगल राज नहीं, जनता का राज है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जो कि एनडीए के सामने चुनौती के रूप में हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एनडीए को कोई ना कोई एक विधि निकालनी पड़ेगी। एक विधि हो सकती है कि वो ऑपरेशन सिंदूर को केंद्र बनाकर अपना चुनाव लड़े, लेकिन मुझे अभी इसमें थोड़ा संदेह दिखाई पड़ता है। बिहार की राजनीति में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आरजेडी में बीच में काफी खींचतान दिखी और तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से और परिवार से बाहर निकाल दिया। क्या इस तरह की जो घटना होती है चुनाव से कुछ महीने पहले, उससे दलों को नुकसान होता है? समाजवादी पार्टी को हुआ था 2017 के आसपास जो विधानसभा चुनाव थे, उनके परिवार में काफी समाजवादी पार्टी को जो नुकसान हुआ था उसमें क्या था कि समाजवादी पार्टी जो है वो एक तरह से दो फाड़ हो गई थी। मतलब समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव में बट गई थी। मुलायम सिंह थे लेकिन वो बीमार थे और निष्क्रिय थे। उनका आशीर्वाद अखिलेश के साथ था, लेकिन वो शिवपाल सिंह यादव को नियंत्रित नहीं कर पाए। अच्छा, जहां तक तेज प्रताप यादव का सवाल है, तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता कभी नहीं रहे। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संगठन के बाकायदा लंबे अरसे तक इंचार्ज रहे हैं और वो एक काफी अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशनल हस्ती के तौर पर समाजवादी पार्टी में जाने जाते थे और उन्होंने किया भी ये। इटावा के इर्द गिर्द वाले बहुत सारे इलाकों में समाजवादी पार्टी को पराजित करने में उन्होंने अपना योगदान दिया वोटों के काटने में। तेज प्रताप यादव की ये हैसियत नहीं है। तेज प्रताप यादव तो जब नीतीश और लालू मिलकर चुनाव जीते थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त राबड़ी देवी के आग्रह से तेज प्रताप यादव को भी एक मंत्री पद दे दिया गया था कि भाई घर का बड़ा बेटा है, वो कुंठित हो जाएगा अगर अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि अगर वो न करते, उसी वक्त तेज प्रताप यादव को राजनीति से बहिष्कृत कर देते, बाहर रखते तो अच्छा था, क्योंकि तेज प्रताप यादव के अंदर ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है जिससे लगे कि वो किसी एक पार्टी का नेतृत्व करने योग्य हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर वैसी स्थिति बनेगी जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संदर्भ में बनी थी। आज की अपनी इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं और हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। अभय दुबे जी के विचारों को आप तक पहुंचाएंगे। चूंकि एक गैप हो गया है तो फिर भी मैं इस बात को दोहराऊंगा कि आप लोग अगर नई परख चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश होगी कि हम नियमित रूप से अपने कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएं। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।